मित्रों, मुक्ति पथ के इस गंभीर और लोकप्रिय पेज पर बहुत भारी मन से आप सबका स्वागत कर रहा हूं। मन भारी इसलिए है कि यह जो बीत रहा साल है, यह साल एक तरह से दुर्दिन भरा साल इस देश के लिए, हमारे समय के लिए, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए और पूरी भारतीय जीवन पद्धति के लिए बहुत ही दुर्दिन का समय एक प्रकार से रहा है। हमने अपने बहुत सारे स्वजनों को खोया है। अभी हाल ही में हमारे साथी मंगलेश भाई का साथ हमसे छूटा, पार्थिव साथ छूटा, लेकिन उनकी जो संवेदना है, उनके जो विचार हैं, वो हम सबके पाथे हैं। इसके पहले केदारनाथ सिंह जी और बहुत सारे लोग, तो यह वर्ष जो है वो हम सबों के लिए एक खोने वाला वर्ष, बहुत कुछ खोने वाला वर्ष और हमारे मनों को, हमारे मस्तिष्क को बोझिल बनाने वाला वर्ष रहा है। बाबा। यह एक ऐसा वर्ष रहा है 2020 जिसे कहते हैं कि एक दुर्घट काल का वर्ष रहा है, हम कह सकते हैं। इस दुर्घट काल की शुरुआत ही खुलते हुए वर्ष के साथ ही हुई। समूची दुनिया एक बिल्कुल ही नए प्रकार के, बल्कि अब तक के अज्ञात एक ऐसे वायरस की चपेट में आई जिसने मनुष्यता को, समूची मानवता को नए सिरे से समाज पर, संसार पर, संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए हम सबको बाध्य किया है। ऐसी स्थिति में, इन सारी स्थितियों के बीच हमारा समय इन सारी चीजों से कैसे प्रभावित हो रहा है। यह केवल एक वर्ष का समय नहीं है। यह मनुष्यता के गहरे संकट का समय है। एक वर्ष का समय, इसमें एक युग का समय समाया हुआ है और यहां से एक युगांतर की शुरुआत होनी है। अभी तक हम लोगों ने कोरोना की उस भयावहता को देखा जिसमें पूरे देश में छिटका हुआ हमारे देश का नागरिक, आम जन, रोजी रोटी के लिए बाहर जाने वाले, कमाने खाने वाले लोग, जो अपने हाथ से लेकर के मुंह तक सीमित रहे लोग हैं, उन लोगों का रोजगार छूटा, वृत्तियां छूटी। और लेकिन उसके बावजूद जो आदमी की जिजीविषा है, बिल्कुल संकटपूर्ण समय में अपनी जमीन की ओर लौटने की जो जिजीविषा से बढ़कर मैं कहूंगा कि विजिगीषा है, यानी चीजों को, परिस्थितियों को, तमाम प्रतिकूलताओं को जीत लेने की जो एक मनुष्य के भीतर लालसा है,
और अपनी भूमि की ओर लौटने की जो लालसा है, उस लालसा के साथ वह हजारों किलोमीटर बिना खाए प्यासे, भूखे, थकते हुए अंततः वो अपनी जन्मभूमि की ओर लौट जाने के लिए, अपनी जमीन और अपनी मिट्टी तक पहुंच जाने के लिए, अपने लोगों के पास होने के लिए वह इतनी बड़ी बड़ी पीड़ाएं सहकर, यातनाएं सहकर वह आदमी पहुंचा जहां उसे पहुंचना था। तो यह एक तरह से अपने ही देश में पलायन का भी है एक समय है। और पलायन, ये पलायनवाद का समय नहीं है। पलायन का अर्थ है कि हम बिल्कुल बेतहाशा भागते जा रहे हैं और उन चीजों की ओर भागते जा रहे हैं जहां हमारी जड़ें हैं, हम वहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन यह जो समय है, ग्लोबल समय, मित्रों, यह हमें धीरे धीरे छिन्नमूल कर रहा है। हमारी जड़ों से ही हमको काटने की कुल्हाड़ियां बन रही हैं। तो ऐसे में हम अपने हाथों से अपने पैरों पर क्या कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो हमें इस समय में, हमारे समय में एक नागरिक की तरह, एक सचेत नागरिक की तरह बहुत जागरूक होना पड़ेगा। मित्रों, यह जो अपनी देशजता है, यह जो अपनी जड़ें हैं, यह जो अपनी भारतीयता है, ये भारतीयता बनती कैसे है? इस भारतीयता की जितनी खराब व्याख्याएं हमारे समय में सत्ताधीशों द्वारा की जा रही हैं, उसकी वानगी आप सबके सामने है। भारतीयता की, भारतीय संस्कृति की जितनी भी उपहासात्मक व्याख्याएं हो सकती हैं, जितनी हास्यास्पद व्याख्याएं हो सकती हैं और जितनी ही चिंताजनक व्याख्याएं हो सकती हैं, वो सारी व्याख्याएं की जा रही हैं। हमारा काम क्या है कि चीजों की सही सही व्याख्या करना, उन्हें सही सही परिस्थितियों में समझना। क्योंकि प्रायः राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर अगर हमारे भीतर कोई नशा, डोज दिया जाने लगे, अगर यह देश प्रेम हमें उन्मादी बनाने लगे, एक शांति प्रिय देश खास करके, तो हमें पुनर्विचार करने की जरूरत अपनी संस्कृति पर भी पड़ती है, अपनी जीवन शैली पर भी पुनर्विचार की जरूरत पड़ती है और अपनी भारतीयता पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होती है। मेरा ख्याल है कि जो भारत की संस्कृति रही है, हम जिस समय में रह रहे हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म समय, सूक्ष्मताओं का समय है वास्तव में। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है हमारी, वह अत्यंत सूक्ष्मतम प्रणाली हमारी सामने है। लेकिन हमारी एक पृथुल और स्थूल प्रणाली बहुत पहले से, यह तो आपकी अधिरचना है, लेकिन हमारी जो आधारभूत प्रणाली है, हमें उस पर भी गौर करना चाहिए। तो जो भारतीय संस्कृति वास्तव में रही है, मैं समझता हूं कि ये ऋषि संस्कृति के साथ साथ कृषि संस्कृति की भारतीयता रही है हमारे देश में। ऋषि यानी जो आश्रम बनाए गए, आह समन्तात श्रमः इति आश्रमः, जो श्रम मूलक जीवन था, यानी मेहनत करके अपने बाहुबल से जो हम उपार्जित करते थे,
उसे ही हम केवल खाने के हकदार थे या अपना जीवन चलाने के अधिकारी थे। होता क्या गया कि जो आश्रम संस्कृति थी, आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम प्रणाली की, उसकी भी दुर्व्याख्याएं शुरू हो गई। और संस्कृत के ही किसी विद्वान ने कहा कि दुर्व्याख्या विषमूर्छिता। तो जब दुर्व्याख्या होती है किन्हीं चीजों की तो बिल्कुल जहरीली व्याख्या की जाती है। हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी आर्य संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी आश्रम की संस्कृति ये दुर्व्याख्याओं की शिकार हो रही है और उसकी हमें सही व्याख्या करनी होगी और लोगों को ये बताना होगा कि भाई मेरे, हमारे मित्र, ये भारतीयता यह है, भारतीय जीवन प्रणाली यह है, इसे हमें गलत समझाया जा रहा है। गलत विचारों का, गलत व्याख्याओं का इंजेक्शन हमें दिया जा रहा है, हमें नशा दिया जा रहा है, उन्माद दिया जा रहा है। बहुत पहले, अगर हम थोड़ा और पहले जाएं तो महाभारत में प्रसंग आता है। एक ऋषि थे आयोध धौम्य ऋषि, उनके 3 शिष्य थे। उसी में से एक शिष्य था आरुणि, और आरुणि जो था वो पांचाल देश का था। तो जो धौम्य ऋषि थे उन्होंने 2 शिष्यों को 2 काम दे रखा था और आरुणि को उन्होंने काम दे दिया कि जो आश्रम की क्यारी है जिसमें खेती होती थी, उस क्यारी की मेड़ कट गई थी और पानी सब निकल जा रहा था, बह जा रहा था। तो ऋषि ने कहा, गच्छ केदार खंडम बधानेति, हे पुत्र तुम जाओ और जो केदार माने क्यारी का जो खंड है, टुकड़ा है, जो मेड़ है उसको जाओ बांधाओ। अब आप जानते हैं जो लोग खेती करते हैं, खेती से जुड़े हैं, वो अगर खेत की मेड़ कट जाए तो उसे कभी कभी बांधना बहुत कठिन हो जाता है। आप कितनी भी मिट्टी डालते रहें, लेकिन पानी का जो वेग होता है, आपने फावड़े से एक छई मिट्टी रखी मेड़ पर और तुरंत पानी का प्रवाह जो है इतना तेज होता है कि वो सारी मिट्टी फिर बह जाती है। जब तक आप दूसरी छई रखना चाहते हैं तब तक फिर वो मिट्टी बह जाती है। तो बार बार आरुणि मिट्टी उठाकर रखता था और मिट्टी बह जाती थी, क्यारी की मिट्टी बह जाती थी। तो उसको ये सूझा कि अब क्या करें। वो बिल्कुल निराश होने लगा। जब निराश होने लगा आरुणि, तो जो है उसने किया कि ऐसा है कि केदार खंडे और सन्निवेश सयाने च तथा तस्मिद्दुदकम तस्थौ। उसने क्या किया कि उसी जो क्यारी की मेड़ी थी उसी में घुस गया और सयाने उसी पर सो गया, लेट गया, तस्थौ, और सो करके उसी पर पड़ा रहा। तो अब जो पूरा पानी, यानी एक जो आश्रम में रहने वाला ऋषि का शिष्य है, जो खेती का कारोबार संभाल रहा है, स्वावलंबन हो रहा है खेती का आश्रम में, तो वह पानी के लिए, खेत के पानी के लिए खुद मेड़ बन जाता है, अपने शरीर को ही मेड़ बना देता है। तो ये जो हमारी कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति रही है, दोनों एक दूसरे से नालबद्ध रहे हैं, दोनों परस्परावलंबित रहे हैं, और इस तरह से जो हमारी परंपरा वास्तव में बढ़ती हुई अब तक आई है,
उसमें सबसे बड़ी भूमिका, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा, लंबे अरसे तक कहा जाता रहा, और ये कृषि निर्भर किस पर करती थी? मानसून की हवाओं पर। तो ये किसान उस तरह से दैवाधीन था, बल्कि प्रकृति के पूरी तरह से। तो यत्तम कृषि फलमिति भ्रू विलासान अभिज्ञई, कालिदास कहते हैं, हे मेघ, तो यत्तम कृषि फलम इति, जो खेती का फल है, यानी अनाज, बीज का के अनाज में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो फसल है, वह हे मेघ तुम्हारे ही अधीन है। तब हम प्रकृति के ही अधीन थे, लेकिन ज्यों ज्यों मनुष्यता आगे बढ़ी, बहुत सारी चीज़ों का हमने संधान किया अपनी मेधा से, अपनी मेहनत से, जो चीज़ें हमने अर्जित की, तो वो चीज़ें, उनमें हस्तक्षेप आदमी ने किया, और अब वह पूरी तरह से दैवाधीन नहीं रहा, आदमी स्वाधीन होता गया धीरे धीरे। लेकिन क्या आदमी स्वाधीन हो पाया है? और अगर नहीं हो पाया है, तो यह जो मुक्ति पथ का पेज है, यह मुक्ति का ही खोजता हुआ रास्ता है। तमाम जकड़नों से, तमाम तंत्रों से, तमाम बंधनों से मनुष्य की मुक्ति कैसे हो, मनुष्यता की मुक्ति कैसे हो, इस सब पर हमें गंभीरता से विचार करना है। और इसी के साथ जुड़ी हुई होती है संस्कृति। तो जो संस्कृति है, बहुत पहले सन्नः कुरु प्रजाभ्यः सन्नः पशुभ्यः, आप हमारी प्रजाओं की रक्षा करें, आप हमारे पशुओं की रक्षा करें। कृषि के ही साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ था, और तब इसी नाते हमारे यहाँ, चूंकि खेती भी पशुओं के श्रम पर, पशुओं के उपादानों पर बहुत कुछ निर्भर थी, इसी नाते भारत में गाय को इतनी केंद्रीयता मिली कि उसे मां तक का दर्जा दिया गया। बीच में कई प्रकरण ऐसे आए थे जब एग्रेसिव बहुत सारे विचारकों ने बीफ को ही मुद्दा बनाया और बहुत झंडे उड़ाए इसे लेकर के। हम उस अप्रिय विषय की ओर ज्यादा जाएंगे भी नहीं। तो मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों ने, जो हमारी कृषि के आधारभूत पशु थे, बैल पर कविता लिखी द्विवेदी जी ने। तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाने दाने के मोहताज। तो बैल ही हमारा अन्नदाता था। और महाराज का संबोधन तो आप देखिए, महाराज किसे कहा महाराज। तो यह जो मतलब बैल को, यह जो मनुष्य का समूचे जंतु जगत से पशुओं के साथ जो तादात्म्य था, जो एक प्रकार का लगाव था, समूची पारिस्थितिकी जैसी बनती थी, समूचे पर्यावरण की, पशुओं के साथ, वनस्पतियों के साथ, वृक्षों के साथ। तो हम एक ऐसा संसार रच रहे हैं, लगातार रचते जा रहे हैं, जिससे मनुष्यता ने खुद को लगातार संकटापन्न कर लिया है, मुझे लगता है। आज फिर से चूंकि बात मैंने ऋषि संस्कृत और कृषि संस्कृति से शुरू की, तो इस सत्र में जो इतना संकटापन्न सत्र था,
जिसने बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारे सन्नाटे, बहुत सारी अवाकता और बहुत सारी निस्संगता हमारी समूची मनुष्यता के भीतर जिसने पैदा की, इस वर्ष के जाते जाते हम एक ऐसे मुद्दे के सामने हैं। किसान, कृषि संस्कृति, हमारी पूरी जो भारतीय संस्कृति रही है, किसान का मुद्दा एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के आंदोलनों को याद करें, तेलंगाना के आंदोलनों को याद करें, नक्सलबाड़ी के आंदोलनों को याद करें। किसान हमेशा से शांति प्रिय रहा है और माना, और हमें यह कहने की छूट होनी चाहिए कि ये आवाज़ पंजाब से उठी, हरियाणा से उठी, और यह माना जाता रहा कि चूंकि पंजाब से यह एक धारणा रही कि सारा ज़्यादातर गेहूं का उत्पादन समूचे देश में पंजाब जैसे राज्य से, समृद्ध राज्य से होता था। यह एक वास्तविकता भी हो सकती है कि यह जो आवाज़ उठी है किसानों की, ये बड़े बड़े फार्मों वाले फार्मर्स की आवाज़ हो सकती है। ये उनकी आवाज़ हो सकती है जो भारत के किसान विदेशों में रहते हैं और बड़ी बड़ी जमीनों के भूस्वामी हैं। हो सकता है वे लीज पर जमीन देते हों और दूसरे देशों में प्रवास करते हों, यह हो सकता है। तो लेकिन जो भारत रहा है, इसका जो मतलब कृषक संस्कृति की जो इसकी अवधारणा रही है, यह अवधारणा सदैव एक बहुत छोटी जोत वाले किसानों से लेकर के मध्यम जोत वाले किसानों तक, बल्कि सीमांत किसानों तक, बहुत छोटे, बहुत थोड़े से बड़े भूमिधरों तक, यह जो है वो जो सामंत हुआ करते थे या जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, इनके नाम पर भारत को कृषि प्रधान देश नहीं कहा जाता था। ये वो किसान था जो अपना मजदूर भी था और अपनी छोटी सी खेती के रकबे में अपने जरूरत भर की बहुत छोटी छोटी वस्तुओं का भी उत्पादन कर लेता था। वो अपनी सब्जी बोता था, वो अपनी दलहने बोता था, वो अपने तेल बनाता था, तिल बोता था, सरसों बोता था, आलू बोता था, सब्जियां बोता था। वे सारे प्रत्यय उसके धीरे धीरे हाथों से निकलते गए। तो क्यों निकलते गए? अब बहुत सारे जो बनैले पशु हैं जिन्हें जंगलों में रहना चाहिए था, आप चाहें तो इनकी अन्योक्ति भी बना सकते हैं। बहुत सारे सूअर, बहुत सारे नीलगाय और बहुत सारी साहियां और दूसरे जंगली जानवर आ करके, और जो बंदर जिन्हें बागों में होना चाहिए था, ये सारे के सारे जीव जंतु अब किसानों की उन फसलों की ओर लपक रहे हैं जिन्हें कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। और इस तरह से किसान जो अपने छोटे छोटे उत्पादों से कम अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति करता था, वह किसान अब उनकी अपनी भी आपूर्ति नहीं कर पा रहा है और वह दो एक गिनी चुनी फसलें बोता है और बाकी चीजों के लिए वह बाजार पर आश्रित होता जा रहा है, उसे पराधीन किया जा रहा है धीरे धीरे।
हर किसान अपने गांव का हम देखते हैं, वो झोला उठा के अगले बाजार में चला जाता है। बाजार में चला जाता है, क्यों जाता है बे बाजार में? वो अपनी गोभी उगाता था, वो अपना टमाटर उगाता था, वो अपनी हरी मिर्च तक उगाता था। लेकिन स्थिति ये है कि वो जो है अब जो है केवल वो ज्यादा से ज्यादा धान या गेहूं और थोड़ा बहुत गन्ना, इसी का उत्पादन वो कर पा रहा है। गन्ना एक तरह से किसान की अर्थव्यवस्था है, उस पर वो निर्भर है। ये सारी चीजें जो वन्य पशु थे ही धीरे धीरे मित्रों, ज्यों ज्यों बैल अप्रासंगिक होते गए खेती से, तो जो गायों के बछड़े हैं, तो गायों के दूध दूह करके लोग अब बछड़ों को छोड़ दे रहे हैं। एक समय था जब लोग यह कामना करते थे कि हमारी गाय बछड़े को जन्म दे, और बछड़े को इसलिए जन्म दे कि बछड़ा आगे चल करके बैल बनेगा, वह हमारे खेत जोतने के काम आएगा। उसके उत्सर्जित पदार्थों से, गोबर से हम अपनी खाद बनाएंगे। एक कृषि संस्कृति, गोबर से गोवर्धन बनता था और खलिहान में अनाज के बीच वो डाला जाता था गोवर्धन, गोबर का ही, उसे हम गोवर्धन कहा करते थे। यानी वो गायों की वृद्धि करने का प्रतीक था वो। लेकिन क्या समय बदला कि अब जो जो हम यानी अपने पशुपालन से धीरे धीरे दूर होते गए, तो अब गायों का हमें सिर्फ दूध चाहिए, और जो वन्य जंतु थे वो तो हमारी फसलों पर हमला कर ही रहे हैं। साथ के साथ जो हमारे पालतू जानवर हैं, जो हमारी गाय हैं, उनके बछड़े, आवारा पशु, उनकी तादाद भी बेतहाशा बढ़ रही है। तो इस तरह से हम न केवल बाहरी आक्रामकों का, बल्कि अपने ही पालतू जानवरों का भी प्रकोप झेल रहे हैं, किसान झेल रहा है। मैंने कहा कि आप इसे आप एक अन्योक्ति की तरह भी पढ़ सकते हैं। तो आज जो स्थिति है मित्रों, लोग कह रहे हैं कि किसान के कंधे पर बंदूक रखकर, और जो है वो देश के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। अरे किसान का कंधा बंदूक के लिए बना हुआ है? किसान के कंधे पर तो हमेशा हल रहा है। किसान इतना नासमझ भी नहीं है कि वो अपने कंधे को किसी की बंदूक का वो आधार बनने दे। किसान इतना मासूम नहीं है जितना कि लोग उसे समझते हैं, क्योंकि किसान ने ही अपनी पद्धति बीजों की, बोने की, फसलों की उसने विकसित की है अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से। आज कोई आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर बैठ करके कृषि विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं और किसानों को ज्ञान देते हैं। पढ़े लिखे लोग होते हैं, निश्चित रूप से अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पानी, इस फसल को पानी हल्का देना चाहिए, इसमें पाटा कम चलाना चाहिए। अरे किसान तो ये सब जानता ही है भाई, वो किताबी ज्ञान उसके पास नहीं है, उसके पास जीवन के अनुभवजन्य ज्ञान है। जिस जमीन से वो जुड़ा हुआ है, उसी जमीन से उसने सीखा भी है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये माँ हमारी भूमि है, भूमि हमारी माँ है, और हम इसकी संतानें हैं। तो यह जो स्थिति कई प्रकार से लगातार विकट होती जा रही है, इन स्थितियों को देखते हुए अगर यह कहा जाए कि किसान के कंधे पर बंदूक दूसरों की है, उसके कंधे पर कोई रख के चला रहा है, किसान के कंधों पर हल रहा है हमेशा, किसान के कंधों पर परिवार का भार रहा है हमेशा, किसान के हाथों में हमेशा हंसिया रही है, किसान के हाथों में कुदाल रही है उसके कंधे पर,
आप राम नरेश त्रिपाठी को याद करें। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा। देखो कृषक सोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे। तो मित्रों, यह जो कृषि संस्कृति है वो किस लोभ से, किसान के पास कौन सा लोभ है? किसान के पास यही लोभ है कि वह अपने देश में अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है और उन्हीं में सांस लेते हुए, उस अपनी जमीन का पानी पीते हुए वह शिद्दत के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है। किसान को फुसलाया नहीं जा सकता, किसान को बहकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास अपनी संसूचनाएं, अपने अनुभवों की संसूचनाएं, जीवन की कठिन स्थितियों से उसने सीखा है। तो यह जो एक बहुत ही सुदीर्घ परंपरा ऋषि संस्कृति की और किस संस्कृति की रही है। आज आवाज नहीं आ रही है, लोगों का कहना है, तो कोई बात नहीं, आवाज कोई जरूरी नहीं है कि माइक पर आवाज सुनाई दे। मित्रों, एक आवाज हमारी मुद्राओं की भी आवाज होती है, हमारे शब्दों की आवाज होती है, और वो शब्द जो होते हैं वो निश्चित रूप से कानों तक पहुंचते हैं, कानों से पहुंच तक मन तक उतरते हैं। हो सकता है कि इसमें ये जो आभासी दुनिया है जिस पर बैठकर हम बात कर रहे हैं, बात तो आभासी दुनिया में माध्यम है, केवल आभासी दुनिया, लेकिन हम वास्तविक दुनिया की बात कर रहे हैं, जो हकीकत है हमारे देश की, हमारे किसानों की और हमारी भारतीय संस्कृति की। तो यह जो अपनी संस्कृति है, इस संस्कृति को देखते हुए मैं ये कहता हूं कि वही किसान जो कि बिल्कुल नेपथ्य में चला गया था और जिस किसान को गूंगा माना जा रहा था, जो शांति प्रिय किसान था, जो किसान अपनी मेहनत की बदौलत इस देश की जमीन को सस्य श्यामला रख रहा था, वह किसान आज संकटापन्न है। और संकटापन्न इसलिए भी है, मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहूंगा कि जो बाबू खोलो गेट, यह जो हमारे देश का किसान है, तो आज जो लोग जैसे कि सामंतवाद रहा है, वैसे ही आज जो ये पूंजीवाद है, नव पूंजीवाद है, यह पूंजीवाद तो सामंतवाद भी यही कर रहा था, लेकिन इस नव पूंजीवाद ने तो हमें बिल्कुल भूमिहीन सबको बना देने पर आमादा है। यानी कि पिंटू गेट खोलो। तो यह जो है, जो नव पूंजीवाद, ये दैत्याकार आया हुआ है, यह क्या कर रहा है, हमारे अपनी भूमि से बेदखल करने पर भी उतारू है। हेलो, हाँ सर। आज हम अपने बीज नहीं बो सकते, अपनी तरकारी नहीं उगा सकते, अपने अन्न नहीं खा सकते, जो आप खिलाएंगे हम वही खाएंगे। भूमि हमारी होगी लेकिन आप उसमें अपने बीज बोएंगे। ठीक। तो जो और आप जैसा चाहेंगे वैसा बीज बोएंगे। यानी जो बीजों का और भूमि का ठीक है ना, एक तरह से सामरस्य रहता है, उस सामरस्य को आप छीन लेना चाहते हैं और उन लोगों के हवाले कर देना चाहते हैं जिनकी गिद्ध दृष्टि इस देश के भूभाग पर उन चंद लोगों के हाथों में है, और जो चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति से भी मरहूम हो जाएं, च्युत हो जाएं
और हमारी संस्कृति, गटवा खोल दो महाराज, हमारी संस्कृति जो है वह एक पराई संस्कृति, जो लोग हमें हाईजैक कर लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जाए। तो और ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जाए कि न हम अपनी पसंद का खाना खा सकें, न अपनी पसंद की रोटी खा सकें, न अपनी पसंद की तरकारी खा सकें, और हमें एक ऐसे वायवीय संसार का सामना करना पड़े, उन लोगों के हाथ में सब कुछ सौंप कर हम निहत्थे हो जाएं, हम अपनी मटर भूल जाएं, हम अपने चने भूल जाएं, हम अपनी अरहर भूल जाएं, हम अपनी सतपुतिया भूल जाएं, हमारे कहने का मतलब ये है कि मित्रों, उन जो बड़े बड़े जागीरदार हुआ करते थे, बड़े बड़े भूपति हुआ करते थे, वैसे आज बड़े बड़े पूंजीपति हैं, और उन पूंजीपतियों के सम्मुख किसान नतसिर होने वाला नहीं है। मैं कहूँगा कि यह जो आवाज उठी है, इस आवाज के जरिए किसान शब्द वातावरण में गूंज रहा है, और किसान शब्द को बिल्कुल एकदम से इसे हाशिए पर डाल दिया गया था। किसानों की कोई बात ही नहीं हो रही थी, जबकि यह देश, इस देश को बार बार कृषि प्रधान कहा जाता रहा है। तो यह कृषि प्रधान देश और इसका किसान अब उतना भोला नहीं रह गया है, क्योंकि किसान भी अपनी खेती तमाम नई तकनीक से कर रहा है, वो सारी तकनीकें जान रहा है, उसका अपना परंपरागत ज्ञान तो है ही, उसके अपने अनुभव परंपरागत तो हैं ही, उसके आश्रमों के ज्ञान तो परंपरागत हैं ही, लेकिन वह आधुनिक तकनीक से भी अपनी छोटी सी छोटी खेती भी किसान नई तकनीक से कर रहा है। और इसके माने आपको यह समझना चाहिए, यानी लोगों को समझना चाहिए, यानी उन लोगों को समझना चाहिए जो ये समझते हैं कि किसान बहुत नासमझ है, किसान बहुत भोला भाला है, वो कुछ नहीं समझता। तो मित्रों, ये बंदूक किसान के कंधे पर कोई नहीं रख सकता, पहली बात तो मैं ये बता दूं, क्योंकि किसान के कंधे पर हल रहा है, किसान के कंधे पर इस देश की जिम्मेदारी रही है, किसान के शरीर पर इस मिट्टी का, इस देश की मिट्टी का कर्ज है। तो यह आज जो यह आवाज उठ रही है हमारे देश में, खेती की यह आवाज है, खेती बोल रही है, धरती बोल रही है आज, और इस आवाज को आप दबा नहीं सकते, न इसे कोई बरगला सकता है। मैं कहता हूं कि किसान को एक केंद्रीयता हासिल हुई है, वो हमारे जीवन के बीच, हमारे परिसर से बिल्कुल उसे खदेड़ दिया गया था, और वो लौट रहा है। और अगर ये किसान न किसी कुबुद्धि से प्रेरित है, न किसी पार्टी का गुलाम है, और न किसी पार्टी का पिछलग्गू है, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त उठेगा। मैं मित्रों याद करना चाहूंगा इस संदर्भ में, और जैसे कि चुनाव आयोग के संदर्भ में उनको टीएन शेषन को याद किया जाता है। मैं आधुनिक समय में किसान आंदोलन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी लौ जगाने वाले मैं महेंद्र सिंह टिकैत को याद करता हूं। एक समय था जब हरी हरी टोपियां और हाथों में लाठियां एक किसान की पहचान थी, और मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने बहुत कुछ हासिल किया, उनके भीतर जो चेतना आई। तो आज हम शासन से गुजारिश, तो शासन मानने वाला नहीं है, जो सत्ताएं हैं वो कभी कमजोर आवाज को महत्व देती भी नहीं है। तो ऐसी सघोष आवाज और ऐसी स्वतः स्फूर्त शक्ति किसानों की ओर से आज उठ रही है, इसे अनदेखा करना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए काफी दुखदाई साबित होगा। इस नाते यथा समय अगर किसान विरोधी कोई बिल है, किसानों के लिए ये तो चीजें, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य,
उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य हर फसल का हर जगह पहुंचाया जाए। बीच में जो बीच के आढ़तिये हैं, जो दलाल हैं, तो उनसे बचा करके जितने भी, चाहे वो सीमांत किसान हो, लघु सीमांत किसान हो, थोड़े बड़े किसान हो, उन सबका मूल्य, और ये सरकार स्वयं खरीदे। जितने भी क्रय मूल्य के क्रय केंद्र बने हुए हैं, किसी पर फसलें खरीदी नहीं जाती हैं, और किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के भीगता हुआ बरसात में पहुंचता है, और अंत में होता यह है, हम किसानों की बात, किसान इतने अन्न का उत्पादन कर रहा है कि निर्यात हम कर सकते हैं, और उसके मेहनत को सराहा जाता है। हमारे पास संरक्षित करने वाले गोदाम तक नहीं है। हमें लज्जा आनी चाहिए कि इतनी मेहनत के साथ, इतनी खून पसीने के साथ, जिसे कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि किसान एक दिन का उपवास कर लेगा, ऐसा है हिंदुस्तान का किसान। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। तो मित्रों, हमारा ये कहना है कि किसानों की इस आवाज को राजनीति प्रेरित बिल्कुल न समझा जाए। न तो किसान किसी राजनीतिक दल का, किसानों की एक सामूहिक शक्ति है, और उसे आज संगठित होने की जरूरत है। मित्रों, कुछ बातें मुझे लगता है कि हाँ, मोबाइल शायद हिल जा रहा है, और ये दरअसल ये चार्ज भी नहीं है, इसे मैं चार्जिंग में लगाए हुए हूँ। और आप सब जानते हैं कि इस तकनीकी विद्या में मैं कितना अनाड़ी हूँ अपने आप में। तो इधर छूता हूँ तो उधर हो जाता है। खैर, तो अब सबको दक्ष होने की जरूरत है। हम लोग तो अब क्या होंगे। तो मित्रों, हमारा कहना यह है कि जो हमारे समय की हलचल है, इसे हम पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में अपने भारतीय संस्कृति को देखने का प्रयास करें। हमारा समय किस रूप में याद किया जाएगा? क्या हम समय को विक्रमादित्य काल के रूप में याद करेंगे? क्या समय को हम चंद्रगुप्त काल के रूप में याद करेंगे? क्या समय को हम किसी सत्तासीन व्यक्ति के काल के समय में याद करेंगे, उसे स्वर्ण युग ठहराएंगे? कि हम समय को व्यास के काल में याद करेंगे, कालिदास काल से जाने जाएगा समय, भवभूत काल से जाना जाएगा? या कि यह जो हमारा समय है, वह जो जन सामान्य है इस देश का, जो तमाम चीजों में एकसा हो गया है हमारे समय में, तो उसके समय से जाना जाएगा। पंडित राजशेखर ने कवि समय की बात की है। तो यह जो है समय केवल कवि का, कविता का समय नहीं है। और कविता का अगर समय है भी, तो इसमें इस देश की सारी धड़कनें धड़कती हैं, सारी आवाजें बोलती हैं। उसमें किसान की भी आवाज है, उसमें स्त्री की भी आवाज है, उसमें आदिवासियों की भी आवाज है, उसमें वंचित वर्ग की आवाज है। लेकिन यह एक कविता की आवाज एक खंडसा आवाज नहीं होती। कविता की आवाज एक सामूहिक आवाज होती है, और इस कविता की आवाज को आज उस कृषि परंपरा की आवाज से एक सुर होना चाहिए, मुझे लगता है। मित्रों, कविता पर बातचीत मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। किसी समय में शमशेर जी जैसे कवि ने कहा था कि क्या है वो, कि बाम 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 दिशा समय साम्यवादी। कोई जरूरी नहीं है कि आप इससे सहमत हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम इससे सहमत हो, कोई असहमत हो सकता है। इसे एक निश्चित फ्रेम में मढ़ना कि हमारी दिशाएं, दिक और काल की अवधारणा जो भारतीय अवधारणा रही है,
उसका परिप्रेक्ष्य काफी व्यापक है। हम उसे किसी दर्शन विशेष तक सीमित करके यदि देखना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि आज तक सीमाओं में देखने का जो हश्र हुआ है, हमने किसानों का झंडा बहुत लहराया, हमने मजदूरों पर सिद्धांतवादी किताबी बातें बहुत की, बहुत गंभीर गंभीर शब्दों का हमने इस्तेमाल किया, बड़ी पारिभाषिक शब्दावलियां इस देश पर जनता पर लादने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम विफल रहे। तो जो हमारा जो यह समय है, इस समय को फिर से डिफाइन करना होगा, हमें फिर से परिभाषित करना होगा। समय साम्यवादी है कि दिशा वाम है? मेरा ख्याल है कि अब तो दिशा बहुत ज्यादा दक्षिणोन्मुख हो चुकी है। तो ज्यों दिशाओं की बात हुई है, तो अब तो लगता है कि जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि दिशाएं शून्य हो गई हैं, ऐसा लगता है। तो मित्रों, हमें सदिश तो होना है, लेकिन एकदिश नहीं होना है। हमारी सदिशता हमारी बहुआयामिता में है, क्योंकि जो हमारा देश है, इतनी विविधता, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भाषिक विविधता और अन्य चीजों की विविधता, तो अगर इस वैविध्य को, अगर इस बहुलता को या कि बहुदेववाद को ही अगर हम किसी एकेश्वरवाद की ओर ले जाना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कहीं हम कुछ गलत करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा समय है, उसमें जो आवाजें झंकृत हो रही हैं, और ख़ास तौर से जो हमारी ज़मीन की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, किसान सदैव उपेक्षित रहा, उसे कोई तमगा नहीं दिया गया। सबको तमगे दिए जाते हैं, हर क्षेत्र में तमगे दिए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तमगे दिए जाते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में तमगे दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के क्षेत्र में तमगे दिए जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, हरित क्रांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं, श्वेत क्रांति। लेकिन हरित क्रांति, श्वेत क्रांति करता कौन है? करता तो यही किसान है। और धीरे धीरे यह इस किसान को बेदखल कर दिया गया है। इस धरती पर पहले किसान जिस धरती पर लिखा होता था, उस धरती पर अब पिसान पोत कर लोग भंडारी बनना चाहते हैं। तो मित्रों, अगर हम अपने बीज को नहीं देखेंगे, यह कोई बीज वक्तव्य नहीं है मेरा, लेकिन जो हमारा समय है, हमारी संस्कृति है, हमारे ऊपर जो दबाव हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अगर अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन प्रणाली, भारतीय जीवन दर्शन, इन सब के प्रति यदि हमारा रंच मात्र हमारी आस्था है, तो ऋषि संस्कृति और कृष्ण संस्कृति का जो सायुज्य है, जो जोड़ी है, ये अब आप कहेंगे कि ऋषि का अर्थ अगर कोई यह समझता है कि आत्मोत्थान की साधना में लीन कोई ऐसा वैरागी जिसने इस दुनिया से खुद को किनारे कर लिया, तो वो ऋषि संस्कृति नहीं है, वो आश्रम की संस्कृति है, जिसमें श्रम निहित है। बिना श्रम के कोई आश्रम नहीं बना है, और चाहे वो गृहस्थाश्रम हो, चाहे वो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम हो, जितने भी आश्रम हैं सब में श्रम है। तो जो श्रम रहित जीवन हमारा बनाया जा रहा है, लगातार बैठकर मुफ्त में खाने वाली जो संस्कृति विकसित हो रही है, और हमारे खून पसीने पर जो संस्कृति पलना चाहती है, उसे भारतीय संस्कृति का बोध नहीं है, सच्चा बोध नहीं है। इसी नाते संस्कृत की
दुर्व्याख्या हमेशा अस्वीकार है और सचेत लोगों का यह कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति की जो सही व्याख्या हो सकती है, ऐसे नए लोगों की, युवा लोगों की जरूरत है जो इस भारतीय संस्कृति की नए संदर्भों में, हमारे नए समय में व्याख्या करें। मित्रों, इसी के बीच में बहुत सारा शब्द आया था विस्थापन की संस्कृति, कि मनुष्य या मनुष्यता जब एक जगह से दूसरी जगह बेदखल हो जाती है, आदमी विस्थापित हो जाता है, तो अपनी जड़ों का बहुत कुछ से छोड़ देना पड़ता है। अपने लोग छूट जाते हैं, अपनी जमीन छूट जाती है, अपनी मिट्टी छूट जाती है, अपना परिसर छूट जाता है। तो यह जो विस्थापन की संस्कृति भी बीच में काफी जोरों पर थी। मुझे लगता है कि जो किसान है या जो स्त्री है, वो विस्थापन की नहीं बल्कि संस्थापन की पीड़ा को सहन कर रहे हैं, क्योंकि किसान कभी प्रवासी नहीं होता। किसान अपने घर में, अपनी छानी छप्पर में, अपने खपरेल में, और अब कह लीजिए कि अपने घर में जन्म लेता है और उसकी यात्रा अपने खेतों तक की ही यात्रा होती है। इस तरह से जिस संस्थापन की पीड़ा का अनुभव किसान करता है, घरों से खेत तक कैद रह जाने की जो पीड़ा है, बाहर न निकलने की पीड़ा है, और ऐसे ही स्त्री जो घरों की चौखट से बाहर नहीं निकलती, या जो जनजातियां हैं जो अपने कुनबे से, अपने जंगलों से, अपने गहवरों से बाहर नहीं निकल पाते, उनकी पीड़ा जो होती है मित्रों, वो ज्यादा विकट होती है विस्थापन की पीड़ा से। मुझे लगता है संस्थापन की पीड़ा, जैसे मैंने कहीं कहा भी होगा शायद, कि अगर आप एक जगह खड़े खड़े रहें 24 घंटे तो उसका जो दर्द होगा, और आप 24 घंटे अगर चलते रहें तो उसका जो दर्द होगा, दोनों में फर्क आपको दिखाई देगा। एक जगह खड़े खड़े एक धुरी पर कोल्हू के बैल जैसे घूमते घूमते जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, उसकी कसक, उसका संकुचन विचारों तक हो जाता है और वो विचारों तक सीमित हो जाता है। उसकी पीड़ा एक अजब किस्म की ऐंठन होती है, उस सोच की, उस समझ की, उस जीवन की। तो यह जो संस्थापन की पीड़ा है, मुझे लगता है कि विस्थापन की पीड़ा के ही समानांतर यह जो भारतीय किसान है, भारतीय स्त्री है, भारतीय आदिवासी है, ये सब एक दूसरे प्रकार की पीड़ा झेल रहे हैं। खैर, तो मेरा कहना यह है कि आप सब जानते हैं कि राधा वल्लभ जी ने एक वांछानाथ कवि हुई 18वीं शताब्दी में, और वो जो विजयनगरम रियासत थी दक्षिण की, हैदराबाद की विजयनगरम रियासत के वो राजकवि थे वांछानाथ। लेकिन जब उन्हें लगा, राजा के सम्मुख जो चाटुकार किस्म के साहित्यकार थे, कवि थे, जो हमेशा जय महाराज कहने वाले थे, तो वांछानाथ उनके लिए असह्य थे, और इस नाते उनकी शिकायत, तमाम कूट रचना उनके विरुद्ध करने लगे। अंततः वांछानाथ ने उस राज दरबार को हमेशा के लिए त्याग दिया, और उनके पास 100 निस्क था, उस समय का सिक्का। उस 100 सिक्कों से उन्होंने एक भैंसा खरीदा, और उस भैंसे के द्वारा वो हल जोतकर अपनी खेती करने लगे। तो यह जो भारतीय किसान है, यानी वांछानाथ जैसा ब्राह्मण कवि, ब्राह्मणों को कभी हल की मूठ पकड़ना बहुत अभिशाप माना जाता था, और वह वांछानाथ उन सारी रूढ़ियों को तोड़ करके वह हल चलाने का वर्णन करते हैं। पढ़ते रहिए। तो मित्रों, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ अपनी राव में ज़्यादा ही बोले जा रहा था, तो ये
मैं देख रहा हूँ कि कविताएं भी इसमें कुछ पढ़नी है, तो थोड़ा वक्त, और मैं समझ रहा था कि मैं कविता ही कर रहा हूँ जब बोल रहा था। हो सकता है कि वो कविता के फार्म में न रहा हो, तो मैं आप लोगों को कुछ कविताएं सुना देता हूँ। एक कविता है शासनादेश। छप्पर जो छाओ तो आग मत जलाओ, छप्पर जो छाओ तो आग मत जलाओ, आग जो जलाओ तो खिचड़ी मत पकाओ, खिचड़ी जो पकाओ तो हमारा ही नमक खाओ, हमारा नमक खाओ तो बंधक बन जाओ, बंधक बन जाओ तो दोनों हाथ उठाओ, यही शासनादेश है, यही शासनादेश है। मित्रों, दूसरी कविता शायद हो सकता है बाधित हो रहा हो माध्यम, लेकिन मैं दूसरी कविता पढ़ता हूँ। उसी बोरे में, इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी, इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी, बाद में भरा गया कोयला और अब भरा जा रहा है कूड़ा करकट। इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी, बाद में भरा गया कोयला और अब भरा जा रहा है कूड़ा करकट। इसी चूल्हे में पहले भरी थी हवा, इसी चूल्हे में पहले भरी थी हवा, बाद में भरी गई आग और अब राख भरी है। इसी चूल्हे में पहले भरी थी हवा, बाद में भरी गई आग और अब राख भरी है। यही बच्ची पहले हंसती तो लज्जित हो जाती थी कुमुदनी, यही बच्ची पहले हंसती तो लज्जित हो जाती थी कुमुदनी, बाद में वह लज्जित होने लगी दूसरों की हंसी से। यही बच्ची पहले हंसती तो लज्जित हो जाती थी कुमुदनी, बाद में वह लज्जित होने लगी दूसरों की हंसी से, और अब वह खुद लज्जित हो जाती है अपनी ही हंसी से। यही लोग पहले सहोदर जैसे थे, यही लोग पहले सहोदर जैसे थे, बाद में हो गए पट्टीदार जैसे। यही लोग पहले सहोदर जैसे थे, बाद में हो गए पट्टीदार जैसे, और अब कि जैसे जासूस हैं। यही विचार, यही विचार पहले भरे जाते थे बरसाती में डबल रोटी की तरह। यही विचार पहले भरे जाते थे पूरियों में दाल की तरह। यही विचार पहले भरे जाते थे पूरियों में दाल की तरह, बाद में भरे जाने लगे बरसाती में डबल रोटी की तरह, और अब भरे जाते हैं थम्स अप में गैस की तरह। उसी बोरे में, उसी बोरे में अभी अभी एक लाश भरी गई है। मित्रों, अगली कविता अगली कविता है, उठाया ही था पहला कौर, उठाया ही था पहला कौर कि पगहा तुड़ाकर
भैंस भागी कहीं और। उठाया ही था पहला कौर कि पगहा तुड़ाकर भैंस भागी कहीं और। पहुंचा ही था खेत में पानी, अभी पहुंचा ही था खेत में पानी, कि छप्पर में आग लगी बिटिया चिल्लानी। आरंभ ही किया था गीत के बोल, अभी आरंभ ही किया था गीत के बोल, कि ठेकैत के अनुसार फूट गई ढोल। एक हाथ जोड़ा तो टूट गया 1.5 हाथ, एक हाथ जोड़ा तो टूट गया 1.5 हाथ। यही सारा जीवन वृत्तांत रहा दीनानाथ। मित्रों, मैं समझता हूँ कि एक कविताएं और अगर कुछ याद आती हैं तो सुना देता हूँ, क्योंकि ये कविता मित्रों ने बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ी गई है। जवान होते बेटों, जवान होते बेटों, इतना झुकना, इतना कि समतल भी खुद को तुमसे ऊंचा समझे। जवान होते बेटों, इतना झुकना, इतना कि समतल भी खुद को तुमसे ऊंचा समझे, कि चींटी भी तुम्हारे पेट के नीचे से निकल जाए, कि चींटी भी तुम्हारे पेट के नीचे से निकल जाए। लेकिन झुकने का कटोरा लेकर मत खड़े होना किसी घाटी में, लेकिन झुकने का कटोरा लेकर मत खड़े होना किसी घाटी में, कि ऊपर से बरसने के लिए कृपा हंसती रहे। इस उम्र में इच्छाएं कंचे की गोलियां होती हैं। इस उम्र में इच्छाएं कंचे की गोलियां होती हैं। कोई कंचा फूट जाए तो विलाप मत करना। इस उम्र में इच्छाएं कंचे की गोलियां होती हैं। कोई कंचा फूट जाए तो विलाप मत करना, और कोई आगे निकल जाए तो तालियां बजाते हुए चहकना कि फूल झरने लगे। किसी को भीख न दे पाना तो कोई बात नहीं, किसी को भीख न दे पाना तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की तुमड़ी मत फोड़ना। किसी को भीख न दे पाना तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की तुमड़ी मत फोड़ना। किसी परेशानी में पड़े हुए की तरह मत दिखाई देना। किसी परेशानी में पड़े हुए की तरह मत दिखाई देना। किसी परेशानी से निकलकर आते हुए की तरह दिखाई देना। किसी परेशानी में पड़े हुए की तरह मत दिखाई देना। किसी परेशानी से निकलकर आते हुए की तरह दिखाई देना। कोई लड़की तुमसे प्रेम करने को तैयार न हो, कोई लड़की तुमसे प्रेम करने को तैयार न हो, तो कोई लड़की तुमसे प्रेम कर सके इस लायक खुद को तैयार करना जवान होते बेटों। इस उम्र में संभव हो तो घंटे 2 घंटे मोबाइल का स्विच ऑफ रखना। इस उम्र में संभव हो तो घंटे 2 घंटे मोबाइल का स्विच ऑफ रखना। ऑफ रखने का संयम बरतना, और इतनी चिकनी होती जा रही दुनिया में कुछ खुरदुरे बने रहने की कोशिश करना। और इतनी चिकनी होती जा रही दुनिया में कुछ खुरदुरे बने रहने की कोशिश करना। जवान होते बेटों, जवानी में न बूढ़ा बन जाना शोभा देता है। जवान होते बेटों, जवानी में न बूढ़ा बन जाना शोभा देता है, न शिशु बन जाना।
यद्यपि बेटों यह उपदेश देने का ही मौसम है और तुम्हारा फर्ज है कोई भी उपदेश न मानना। यद्यपि बेटों यह उपदेश देने का ही मौसम है और तुम्हारा फर्ज है कोई भी उपदेश न मानना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे तमाम मित्र सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। काफ़ी माध्यमों का भी व्यवधान आया और लेकिन फिर भी यदि हम लोग बातचीत के विचार के मृणाल सूत्र से थोड़ा बहुत भी जुड़ सके हों तो हमें जीवन के, देश के, जमीन के, संस्कृति के नए प्रत्ययों पर मेरा ख्याल है फिर से विचार करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुक्ति पथ के प्रति आभार प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मुक्ति खोजने का मार्ग ही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, तंत्र से मुक्ति, तमाम सारे बंधनों से मुक्ति, तमाम सारी जकड़नों से मुक्ति, तमाम सारे दबावों से मुक्ति, और वास्तव में कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। वास्तव में विद्या वही है, ज्ञान वही है, संस्कृति वही है जो व्यक्ति को मुक्ति के लिए प्रोत्साहित करती है। यद्यपि उस विद्या का प्रत्यय बहुत पुराने अर्थों में है और हम जानते हैं कि उस मुक्ति का भी प्रत्यय बहुत पुराने अर्थों में है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पाठ का पुनर्पाठ होना चाहिए, बार बार पाठ होना चाहिए, और हमें तभी मेरा ख्याल है कि समूचे संदर्भों में व्यापक दृष्टिकोण के साथ हम चीज़ों को देख सकेंगे और अपने ध्येय की ओर बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।